मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम राजनीति विज्ञान में बीए पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का निर्धारण किस प्रकार होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कई वीडियो में हमने ये राज्य और केंद्र के बीच में विधायी संबंध, राज्य और केंद्र के बीच में प्रशासनिक संबंधों का किस प्रकार निर्धारण किया जाता है वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का निर्धारण। और केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संबंधों का निर्धारण होता है, प्रमुख रूप से कर जो होते हैं, टैक्स होते हैं, तो उन करों को निर्धारण करने की शक्ति का वितरण करना और करों से प्राप्त आय का विभाजन करना। इसमें कुछ कर ऐसे होते हैं जो संघ सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है संग्रहित किए जाते हैं और वही उनसे जो आय प्राप्त होती है वो उन्हीं के पास में रहती है। कई कर ऐसे होते हैं जो संघ द्वारा आरोपित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, किंतु उनसे जो प्राप्त आय होती है वो राज्यों को दे दी जाती है। और कई कर ऐसे होते हैं जिनको आरोपित और संग्रहित केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उनका विभाजन दोनों के बीच में हो जाता है, संघ और राज्यों के बीच में। तो संघ के जो आय के प्रमुख राजस्व के जो स्रोत हैं वो शेयर बाजार है, रिजर्व बैंक है, रेल है, विदेशी ऋण है और जो है ये निर्यात शुल्क और कृषि भूमि शुल्क, सीमा शुल्क और निगम कर, इनको छोड़कर अन्य संपत्ति पर जो संपदा शुल्क लगता है वो है। राज्यों के जो आय के जो स्रोत हैं वो प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर आदि जो है ये राज्य के राजस्व स्रोत होते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र सरकार जो है राज्यों को सहायता प्रदान करती है और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो है राज्यों को जो है केंद्र के द्वारा अनुदान दिया जाता है। कुछ तो ऐसे प्रावधान हैं जिसमें के पटसन है, उससे बनी हुई वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ अनुदान केंद्र सरकार जूट पैदा करने वाले राज्यों को दे देती है, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम है, उड़ीसा, इस तरह के जो राज्य हैं उनको उसमें से अनुदान दिया जाता है। बाढ़ है, भूकंप, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। जनजातीय और कबीलों के कल्याण के लिए भी जो है केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए भी केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। केंद्र सरकार ऋण भी ले सकती है और वो जो है ऋण अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों से भी लिया जा सकता है, विदेशों से भी वो कर्ज लिया जा सकता है। करों की विमुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है और करों की विमुक्ति का मतलब है कि राज्य द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि के द्वारा कोई प्रावधान नहीं करते। तो भारत सरकार
या रेलवे के द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य सरकार किसी प्रकार का जैसे कर नहीं लगा सकती। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो संघ सरकार का भी और राज्य सरकार का भी जो व्यय होता है, आय के और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो ये रखता है, और उसके व्यय का जो किसी भी राशि का जो व्यय किया गया है वो नियमानुसार हुआ है या नहीं हुआ है, इसका भी वो परीक्षण कर सकता है। वित्तीय संकट काल होने पर, हालांकि भारत में अभी तक इस तरह का वित्तीय संकट काल कभी लागू नहीं हुआ। 360 के अनुसार इस अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल जो है लागू किया जाता है, लेकिन इसमें यह प्रावधान है कि जब वित्तीय संकट काल की घोषणा हो जाए तो राज्यों की आय की जो सीमा है वो राज्य सूची के चर्चित करों तक ही सीमित रहती है, तथा इस काल में राष्ट्रपति को संविधान के सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, विशेषकर वित्तीय आपातकाल में उन प्रावधानों को जो सहायता अथवा अनुदान से संबंधित है, जो करों की आय को जो है संघ और राज्यों के बीच में बांटने वाला है। इस तरह के जो प्रावधान है उन पर सभी पर जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। अब भारतीय संघ व्यवस्था में जो केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध है, उनमें क्या क्या ऐसी बातें हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में मनमुटाव पैदा होता है। पहला, जैसे हम लेते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार को नियमन करने की जो शक्ति होती है वैसे तो केंद्र सरकार के पास होती है, और ये प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय और राज्य हितों या राज्य विशेष के हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए उनमें कभी कभी हस्तक्षेप करती है। लेकिन इस तरह के जो अंतर्राज्यीय व्यापार में केंद्र सरकार के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता है उससे कुछ राज्य नाराज होते हैं। दूसरा, राज्यों की जो ऋणग्रस्तता है या राज्यों पर जो कर्ज है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और उसके कारण राज्य पूरी तरह से जो है केंद्र के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसी जो स्थिति होती है वो केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक आदर्श स्थिति नहीं कहलाती। केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यों को जो राशि कर के रूप में जो राशि हस्तांतरित होती है, करों की जो राशि हस्तांतरित होती है उसमें राशि का केवल 1/3 भाग ही ऐसा होता है जो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। बाकी का जो है मनमाना बंटवारा किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार पर ये आरोप लगते हैं राज्यों के द्वारा कि वो जो है सहायता जो राशि है या केंद्र के द्वारा जो राज्यों को दी जाने वाली राशि है उसमें वो मनमानी करती है। विशेषतः मैंने पहले भी ये बात कही थी कि विशेषकर ये परेशानी तब ज़्यादा पैदा होती है जब केंद्र और राज्य दोनों में
अलग अलग दलों की सरकार हो। वित्तीय साधनों के जो वितरण की जो प्रचलित व्यवस्था है, कुल मिला के इस वितरण की जो प्रचलित व्यवस्था से कोई भी राज्य संतुष्ट नहीं है, क्योंकि करों से प्राप्त जो मैक्सिमम जो आय होती है, वो आय का एक बड़ा भाग केंद्रीय कोष में जमा हो जाता है और अपने दायित्वों में वृद्धि होने के बावजूद, एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होने के बावजूद, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होने के कारण राज्यों के कार्य क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाते हैं और उनको संपन्न करने के लिए अत्यधिक आय की आवश्यकता होती है, लेकिन वो उतनी मात्रा में पर्याप्त आय केंद्र सरकार से उनको नहीं मिल पाती। यानी कि आय के स्रोत अत्यंत अल्प रखे गए हैं, कम रखे गए हैं और उनके कार्यों में जो है वृद्धि कर दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि राज्य की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं होती है, वो केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भर हो जाती है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो सहायता प्रदान करता है, वो एक तरह से राज्यों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि वो निष्पक्षतापूर्ण जो है सहायता प्रदान नहीं करता। राज्यों को सहायता प्रदान करने में भी केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर भेदभाव किया जाता है और इस तरह के जो आरोप हैं, इनसे ये समय समय पर केंद्र सरकार के ऊपर लगाए जाते हैं राज्यों के द्वारा और राज्य से असंतुष्ट रहते हैं कि केंद्र सरकार सहायता के लिए, अनुदान के लिए मनमानी करती है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, उस संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र राज्यों के बीच में जो वित्तीय संबंधों का निर्धारण किया गया है और जो वित्तीय संबंध संबंधी जो प्रावधान है, वो निष्पक्ष रूप से और संवैधानिक भावना के अनुसार समाज कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए, ताकि संघ का यह ढांचा मजबूत हो सके और राज्यों की जो शिकायत है, राज्यों की जो नाराजगी है, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि संघात्मक शासन व्यवस्था एक सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। धन्यवाद।